अभी स्टार्ट हुआ। तो अपन ने पढ़ा था टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो अपन ने पढ़ा था कि एवरी रॉन्ग इज नॉट अ सिविल रॉन्ग, अपन ने ऐसा पढ़ा था। अब उसने पढ़ा था डैमनम सिंस इंजूरिया, जिसमें डैमेजेस तो होते हैं बट लीगल इंजरी नहीं होती है, वहां पे आप केस फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके बाजू में किसी ने शॉप ओपन किया, सो इट इज कॉल्ड डैमनम सिन इंजूरिया, यहाँ पे डैमेजेस है बट लीगल वायलेशन नहीं है। सेकंड आता है इंजूरियस इन डैमनम, जहां पे इंजरी है बट डैमेजेस नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रेसपास ऑन द लैंड, किसी कोई ट्रेसपास करके जाता है, इट इज अ इंजरी बट देयर इज नॉट अ डैमेजेस। ये अपन ने पढ़ा। अपन ने ऐसा पढ़ा था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आपका इंटेंशन हो या ना हो, इंटेंशन को ही अपन एक वर्ड यूज किया था, मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। अगर आपका गिल्टी माइंड होता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। बट ऐसे कुछ केसेस है जहां में आपका इंटेंशन हो या ना हो, यू आर स्टिल लायबल फॉर दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट आपको देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने हैजर्डस गुड्स को स्टोरेज कर दिया, इट इज अ नॉट नेचुरल यूज ऑफ लैंड, और वो बस्ट हो गया और जब आग लग गई, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बट स्टिल ऐसा हो चुका, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे अपन ने जिसमें आपको स्ट्रिक्ट पे करना पड़ेगा, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस पड़े थे, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड। भगवान अगर कुछ भगवान अगर एक्ट करता है, कुछ पानी गिराता है ऊपर से, बारिश आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो इस केस में भगवान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल, इस केस में नहीं होगा। चलो, प्लेंटिफ का खुद का डिफॉल्ट भी होगा तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपन ये सब पढ़ा था। हाँ, विकैरियस लायबिलिटी, ये अपना पढ़नी है। विकैरियस लायबिलिटी मतलब अगर कोई पर्सन एक्ट करता है अपने बिहाफ पे तो अपन रिस्पॉन्सिबल है। इफ द एजेंट इज डूइंग सम एक्ट विच इज नॉट राइटफुल, सो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर दैट एक्ट। तो कोई दूसरा एक्ट किया, अगर कोई दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है तो उसे विकैरियस लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकैरियस। देखो, नॉर्मली द टॉर्ट फीजर मतलब कौन होता है? प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? डिफेंडेंट। टॉर्ट फीजर डिफेंडेंट होता है। यहाँ पे देखो, टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर द टॉर्ट। अब लायबल जो पार्टी होती है वो प्लेंट नहीं फाइल करती, किसने फाइल करती? जिसको लॉस हुआ है वो फाइल करती, और जिसके वजह से हुआ है वो डिफेंडेंट होता है। टॉर्ट फीजर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट, बट इन सम केसेस पर्सन may be held liable for the tort committed by another। कोई दूसरा पर्सन अगर एक्ट करता है, उसके लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसे अपन क्या कहते हैं? विकैरियस लायबिलिटी कहते हैं। और मास्टर इज विकैरियस लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट, प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, एंड पार्टनर्स आर फॉर द टॉर्ट ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर फॉल्ट करता है, डिफॉल्ट करता है, तो बाकी पार्टनर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनरशिप है, ठीक है? ए क्या करता है? ये वाला बंदा है, ठीक है? ये वाला बंदा है, ये क्या करता है? गुड्स स्मगल करता है, सिगरेट लाता है। सिगरेट क्या? सिगरेट। तो सिगरेट लाता है ये। अरे ऑफिस में पता है आपको, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा था। जब अब जब ऑफिस ज्वाइन करोगे ना कभी भी जिंदगी में, तो आजकल लड़कियां इतनी फॉरवर्ड हो चुकी, मतलब सब लड़की की नहीं बात कर, मतलब मैं बहुत सादा सिंपल लड़कों, मैं ये कुछ नहीं लेता सिगरेट। अब तो जब ऑफिस में था CS, तो वो लड़कियां नीचे आती थी, ऑफिस छोड़ने का नीचे आते ना, तो पहले मैं कॉक करने की, लड़कियां नीचे आई, उधर से ऐसे सिगरेट ली ऐसे सामने, मेरे सामने, तुम लेना चाहते? मैं नहीं लेता। क्या तुम सर होने के बाद भी नहीं लेते? मतलब तुम तो लड़के हो, तुम नहीं लेते? पार्टी के लिए गई एक जगह, वहां पे पार्टी, लड़के ऐसे पी गए, लड़के पी गए, मैं ऐसे बैठा हूँ सब, और सब पी गए एकदम लगातार शॉर्ट पे एकदम। मैं सिर्फ खाने के लिए, मेरे को क्या खाने, वो चखना रहता है उनके साथ, देख वो खाने में मजा आता है, दूसरों का चखने में अपने बहुत मजा आता है, वो खाने और उनका सुनने के लिए, और उनको अपन टॉपिक देने का वो सब बोल देते, सब बोल देते। आपको जो भी उनसे मतलब निकल गया ना, सब निकल लो उस टाइम, बहुत पिलाओ उनको। मेरे को तो पिलाने में मजा आता है लोगों को, पी, और उनसे जो भी पता करने का सब पता करो, बट आप मत पियो, मेरे को तो पीने की आदत नहीं है। अब इतना फॉरवर्ड हो चुका है कल्चर, ऑफिस कहीं भी ज्वाइन करो ना, क्वार्टर की पार्टी होती है, हर क्वार्टर में पार्टी जाती है ऑफिस की, उधर क्वार्टर में क्वार्टर रिच मिलती है। चलो, ABC लिमिटेड है, इसमें से ए जो बंदा है वो क्या करता है? स्मगल करता है गुड्स। अब मुझे एक बात बताओ, B and C भी रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए? क्योंकि पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर अगर कुछ एक्ट करता है, इट इज लायबल फॉर द अदर पार्टनर्स एज वेल, दैट इज कॉल्ड विकैरियस लायबिलिटी। चलो, प्रिंसिपल एंड एजेंट,
इसे क्या कहते हैं? क्वी फैसिट पर अलियम फैसिट पर से। अरे मैंने खुद से कुछ गाली नहीं दी, वहां पर लिखा है क्यू फैसिट पर अलियम फैसिट पर से। एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। कोई अगर पर्सन किसी और के थ्रू एक्ट करता है, इसका मतलब वो खुद एक्ट कर रहा है ना? अगर आपके पापा आपको बोलते कि जा 100 रुपए का पेट्रोल लेके आ पेट्रोल पंप से, तो आप पेट्रोल लेके आ लो, मतलब ये पापा का एक्ट है। आप एक्ट कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ पापा, सो इट इज अ विकारियस लायबिलिटी। So that the act of the agent is the act of the principal. When an agent commits a tort in the ordinary course of his duties an agent, the principal is liable. मुझे एक बात बताओ, मेरा जो बॉस है, मेरी बॉस है एक लड़की, ठीक है, प्यारी सी एक लड़की बॉस है मेरी, और मैं उसका एम्प्लॉय हूं। अब इस बॉस ने बोला था एक काम कर, मैं तेरे लिए एक गाड़ी बुक करती ओला, ठीक है, एक गाड़ी बुक करती ओला, तू उससे चला जा और क्या कर, एक जगह से पेमेंट कलेक्ट करना है। क्या करना है? पेमेंट कलेक्ट करना है 10,000, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस केस में मैंने क्या किया, यहां से ओला से गया 10,000 कलेक्ट किया, उसने बोला तो मुझे वापस आना है। मैं क्या किया ना, यहां पे आगे गया एक बियर बार शॉप में, ठीक है, बियर बार शॉप में गया, इतनी बियर पी, बहुत मैंने मस्ती की, बहुत की बियर, जो शॉप में पूरा कांच का सब फोड़ दिया मैंने, वाटर वाटर डाल के सब फोड़ के वापस आ गया। अब मुझे बताओ, इस केस में ये जो मेरी मैडम है प्रिंसिपल, वो रिस्पॉन्सिबल हो गई क्या? क्यों नहीं हो गया? बिकॉज अपन ने पढ़ा विकारियस, मतलब if agent are doing act on behalf of principal, then principal is responsible for that. तो इस केस में principal responsible होगा या नहीं होगा? हाँ महक, होगा या नहीं होगा? नहीं पता सर, नहीं होगा। इट इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका बिजनेस था इससे पैसा लाना, बस यहाँ पे अगर टॉट हो जाता, अगर इसने 10 की जगह 20 लेके आता, उसको कुछ भी झूठा कहने के बाद, तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। बट यहाँ पे इसकी अथॉरिटी नहीं है। बियर बार में प्रिंसिपल ने नहीं बोला था। प्रिंसिपल जितनी अथॉरिटी देगा, उस अथॉरिटी के एक्ट में काम करेगा, तभी वो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि प्रिंसिपल ने नहीं दी थी अथॉरिटी बियर बार जाने की, प्रिंसिपल ने नहीं बोला था आप जाके पियो। सो इट इज नॉट एक्ट in the framework of principle, it is a beyond the framework of principle, then hence in this case principal is not liable. चलो ये केस देखो, लर्ड वर्सेस ग्रे स्मिथ। The managing clerk of firm of solicitor, while acting in the ordinary course of business, committing a fraud against a lady client by fraudulently inducing to her sign a document transferring her property to him. He had done so without the knowledge of his principal, who was liable because the fraud was committed in the course of employment. अगर आप एम्प्लॉयमेंट में फ्रॉड करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस का टाइम है 10 to 5, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय, अभिजीत सर प्रिंसिपल है, मैं उनका एजेंट हूँ। अब मेरी नॉर्मल जो टाइम है ऑफिस का 10 to 5, मैं इस केस में आपको बोलता हूँ कि सब मुझे 10,000 ट्रांसफर कर दो, मैं आपको इंड्यूस करता हूँ कि आपको मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, तो आप मुझे पैसा देते हो। सो इट इज अ फ्रॉड कमिटेड बाय मी, बट इट रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रिंसिपल, बिकॉज ये नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में किया, जो बिजनेस का टाइम है, जो एम्प्लॉयज का टाइम है, जहां पे काम करते हो, वहीं पे अगर आप करते हो फ्रॉड, देन प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। 5 के बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ, चोरी करता हूँ, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि मेरी अथॉरिटी यहाँ पे काम करने की 10 to 5 है। जितना टाइम पीरियड, जितनी अथॉरिटी मुझे मिली है, उस टाइम में अगर मैं कुछ फ्रॉड करता हूँ, तो उसी केस में प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाहर चीज के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। घर जाने के बाद मैं वाइफ को 2-3 थप्पड़ मारता हूँ, तो मेरा बॉस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा बॉस का इंटेंशन थोड़ा था मेरा वाइफ को थप्पड़ मारना, उसका एक्ट थोड़ी हो, वो तो मेरा खुद का एक्ट है। तो इस केस में आपका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? पार्टनर्स। पार्टनरशिप में सेम है, अगर कोई एक पार्टनर क्राइम करता है या सिविल करता है रॉन्ग, तो अदर पार्टनर उसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। देखो, for the tort committed by partner in the ordinary course of business, all the other partners are liable
एज द सेम एक्सटेंड द गिल्टी पार्टनर। मैंने बोला एबीसी, अगर ये एबीसी पार्टनरशिप, अगर ये बंदा कुछ स्मगल करता है गुड्स, तो बीसी एंड रिस्पॉन्सिबल भी है। नेक्स्ट क्या है? मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर मतलब जो एक्सपर्ट होता है, सर्वेंट मतलब उसको सर्व करता है। अगर मास्टर ने अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी में अगर फॉल्ट करता है तो मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखो क्या लिखा है, a master is liable for the tort committed by his servant while acting in the course of his employment. The servant of course is liable, their liability is joint and several. In such cases liability of a person is independent of his own wrongful intention or negligence. अब मुझे एक बात बताओ, मेरा जो सर्वेंट है, मैंने उसको बोला था एक काम कर, तू हेलमेट पहन और स्टेयर्स से चढ़ के उतना निकाल दे। अगर उसने क्या किया, नेग्लिजेंट किया, उसने हेलमेट नहीं पहन। मैंने बोला था उसको हेलमेट पहन, तू ऐसा कर, मैंने उसको प्रिकॉशंस बोले थे फॉलो करने के लिए, बट उसने मेरे प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए, नेग्लिजेंस कर दिया। उसमें अगर उसका फॉल्ट हो जाता है तो उस केस में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मास्टर्स, क्योंकि अगर वो मुझे फॉलो नहीं करेगा सो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, और जब मेरे हिसाब से एक्ट नहीं होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हाँ, अगर उसने हेलमेट पहनने के बाद पूरे प्रिकॉशन करने के बाद भी एक्सीडेंट होता है, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ द सर्वेंट और एजेंट इज अगर निग्लिजेंट करता है कोई भी चीज मास्टर ये, सो सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, liability is a joint as well as several. In case of vicarious liability, the liability arises because of the relationship between the principal and the wrongdoer, but in case of absolute and strict liability, the liability arises out of the wrong itself. Strict liability में क्या है, जिसका फॉल्ट है उसी को पनिशमेंट है, बट विकारियस में उसका एक्ट नहीं है, किसी और के एक्ट की वजह से आपको पनिशमेंट है, दैट इज कॉल्ड विकारियस लायबिलिटी। A master is not only for the acts which have been committed by the servant, but also the act by him which are not specifically authorized in the course of his employment. उसको अथॉरिटी नहीं है बट एम्प्लॉयमेंट में काम करता है, उससे अगर कुछ गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको बटन बंद कर दो, मुझे नहीं बोला था सर ने बटन बंद कर दो, बट मैं यहाँ पे काम करूँ 10 to 5, बट 4 बजे मैंने आपको बोला बटन बंद कर दो, आपको करंट लग गया है उस केस में, तो मेरी वजह से आपको करंट लगा है, बट मैं किसके लिए काम करता हूँ, सर के लिए, तो सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। सर की अथॉरिटी नहीं थी बट सर के यहाँ पे काम करते, उनके एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करते, तो सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द बेसिस ऑफ द रूल हैज बीन वेरियसली स्टेटेड ऑन द मैक्सिम रिस्पोंडेंट सुपीरियर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ऑन द मैक्सिम रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब सुपीरियर को आपको क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देता है, कौन देता है, सर्वेंट, मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस मैक्सिम का कि रिस्पोंडिएट सुपीरियर मतलब क्या, तो रिस्पोंडिएट सुपीरियर मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। सुपीरियर मतलब कौन है, प्रिंसिपल। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको इसका मीनिंग क्या है, ABCD में ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, तो रिस्पोंडिएट सुपीरियर का याद रखना, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। और ऑन द मैक्सिम कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मतलब he who does not an act through another is deemed to be do it himself। किसी और की थ्रू एक्ट करता है तो वो समझना कि आप ही एक्ट कर रहे हो। ये क्या है, क्वेसिट फर्स्ट से, इसको याद रखना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्यों फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्यों काम करूं मैं, ऐसा लिखना, क्यों काम करूं मैं किसी और का काम, ऐसा लिखना, क्यों फेसिट पर से आएगा तो लिखना क्यों काम करूं मैं किसी और का। तो याद रखना एग्जाम में इस दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब क्या, लेट बी द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल, एंड इसमें आएगा फेसिट पर से का मीनिंग क्या है, तो इसमें आएगा अगर कोई पर्सन एक्ट करता है आपके थ्रू तो द पर्सन हु गिविंग द एक्ट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चलो, the master is liable even though servant acted against the express instruction for the benefit of his master so long as the servant acted in the course of employment। अगर मेरे सर्वेंट ने, मास्टर्स ने बोला था कि एक काम को 20 रुपए को बेच, ठीक है, बट उसने किसी और से 200 रुपए लिया, स्टिल मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों, बेनिफिट किसको हुआ है, मास्टर्स को, क्योंकि अल्टीमेट पैसा मास्टर्स को जाने वाला है। तो जब भी बेनिफिट होगा विदाउट इंस्ट्रक्शंस तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मास्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
चलो नेक्स्ट कौन सा है, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो एम्प्लॉयर मतलब कौन, ओनर, एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब जिसका कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है दोनों में। तो उस केस में क्या होगा, इट इज टू बी रिमेंबर दैट एन एम्प्लॉय इज अ विकारियस लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट committed in the course of their employment, but he is not liable for the tort of those who are his independent contractor. देखो मास्टर एंड सर्वेंट में दोनों डिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे की तरफ, इसलिए मास्टर लायबल है। बट यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड नाम के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो अलग है, फ्रीडम है उसको, कुछ भी कर सकता है। तो इस केस में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड नहीं है। A servant is a person who is employed by another to perform services in connection with the affairs of employer and over whom the employer has control in the performance of this service. कुछ नहीं, एम्प्लॉयर वही होता है जिसके पास कंट्रोल होता है। An independent contractor is one who works for another but who is not controlled by that other in this conduct of the performance of that work. इसलिए उसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। आपके पास देखो आपको बिल्डिंग बनानी, दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगर आपको बिल्डिंग बनानी, दो ऑप्शंस है, एक क्या करो आप सीधे कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करो, उसको एक लमसम अमाउंट होती है 30 लाख उसका काम करेगा, खत्म। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, उस केस में अगर उसका कुछ एक्ट डिफॉल्ट होता है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। दूसरा एक केस है, आप जैसे जैसे आपके हिसाब से आप मटेरियल लाके दोगे वो आपको बना के देगा, इस केस में आप रिस्पॉन्सिबल है, उसका कुछ निग्लिजेंस या कुछ भी डिफॉल्ट हो जाता है। ऐसे दो एक्ट होते हैं। कभी आपने देखा घर बनाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, एक लमसम अमाउंट दो वो सब कुछ वही करेगा, बट एक ऑप्शन होता है कि आप खुद ही कर सकते हो, जैसे जैसे लगेंगे वैसे वैसे पैसे देना, वैसे उसको बोलना ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो सेकंड केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो, बट फर्स्ट केस में अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया तो वही रिस्पॉन्सिबल उस केस में। दिस डेफिनेशन शोज दैट अ पर्सन इज अ सर्वेंट वेयर द एम्प्लॉयर रिटेन्स द कंट्रोल ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, वेयर एम्प्लॉय इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब कौन से चीज में ऐसा है कि एम्प्लॉय इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल merely because an independent contractor commits a tort in the course of his employment. The employee is liable only if he himself is deemed to have committed a tort. This may happen in one of the following three ways. ऐसा कब होगा कि एम्प्लॉयर भी लायबल होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, where employer authorize him to commit a tort. अगर एम्प्लॉयर खुद बोलता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कि तू ऐसा कर काम, तो उस केस में एम्प्लॉयर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ने नेग्लिजेंस कर दिया तो आपकी ड्यूटी ना देखना, भले वो इंडिपेंडेंट है बट काम तो आपके आप ही कर रहा है ना वो, तो आपकी ड्यूटी, अगर आपने नेग्लिजेंस कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने तभी आप रिस्पॉन्सिबल हो। Where employer is not liable for the acts of independent contractor, और ऐसे केस में जहां पे एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो ऐसे देखो सिंपल बात है, ये चीज याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चंस आया तो याद रखना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, और जब एम्प्लॉयर्स की बात आएगी तो एम्प्लॉयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बट इन केस अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर निग्लिजेंस कर देता है या एम्प्लॉयर खुद उसको ऑथोराइज कर देता है ये काम कर तू, तब उस केस में एम्प्लॉयर खुद लायबल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो उसमें ऑप्शन ऐसा आएगा, आपको डालना पड़ेगा ए, इफ एम्प्लॉयर ऑथोराइज टू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टू डू एन एक्ट, सेकेंड इफ द कॉन्ट्रैक्टर निग्लिजेंट द एक्ट, तो आपका ऐसे आंसर उसमें आना चाहिए। देखो an employee is not liable for the tort of an independent contractor if he has taken care in the appointment of the contractor. अगर एम्प्लॉयर ने खुद बहुत केयर ली कि मेरे को अच्छा चाहिए सब चाहिए, सब उसने चीजें कंसिडर करने के बाद भी अगर फॉल्ट होता है तो एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल। मतलब मैंने पूरी केयर ली थी कि मैंने पूरा एक्सपर्ट देखा, उसने बोला था कि मैं सब कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी होगा सब मैं कर दूंगा विदाउट एनी फॉल्ट। अगर पूरी केयर एंड प्रिकॉशंस अगर एम्प्लॉयर लेता है तभी भी उसके पास होता है डिफॉल्ट, देन कॉन्ट्रैक्टर लायबल है, क्योंकि मैंने मेरी तो ड्यूटी परफॉर्म की ना, तो वो अगर कुछ करेगा तो मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल उस केस में। चलो
ये एग्जांपल देखो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। ये देखो, वेयर ए एम्प्लॉयड बी टू फिट कैसमेंट विंडोज टू इनटू सर्टेन प्रीमाइसेस। ए ने किसको एम्प्लॉयड किया? बी को। B's servant negligently put a tool on the steel of the window on which he was working at that time. अब देखो A के बीच, A एंड B के बीच में हुआ है। B का सर्वेंट है C, तो उसने ऐसा काम कर दिया, कांड कर दिया। The wind blew the casement open and the tool was knocked off the steel onto the passerby. The employee was held to be liable because the harm was caused by work on a highway and duty lies upon the employer to avoid harm. अब देखो A ने B को अपॉइंट किया था कि ऐसे ऐसे विंडो में तो काम कर। अब जो बी का जो सर्वेंट है सी, उसने गलती से कुछ भी डाला हुआ, रास्ते पे गिर गया, हाईवे पे, किसी को हार्म हो गया, तो उस केस में ए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नेग्लिजेंस भले ही बी का हुआ है बट ड्यूटी किसकी? तो हार्म नहीं होने की, ए की ड्यूटी थी, कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी थी। अगर इसने प्रिकॉशंस लिए होंगे, ए ने अगर बोला होता कि एक काम कर, नेट लगा दे बाहर, अगर कुछ गिरता है तो नेट के अंदर, तो ए अगर पूरी प्रिकॉशंस लेता है, फिर उसके बाद भी अगर फॉल्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। बट इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एम्प्लॉयर खुद ए रिस्पॉन्सिबल है। An employee is liable whenever his servant committed tort in the course of its employment. An act is done to be done in course of employment if it is either wrongful act authorized by the employer. सबसे पहले wrongful act एम्प्लॉयर कब लायबल होगा? जब उसने अथोराइज करना चाहिए। उसने अगर अथोराइज नहीं किया एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको कुछ एक्ट करने के लिए अथॉरिटी तो चाहिए। जब आपको अथॉरिटी मिल गई, जब आपका एक्ट होगा, तभी तो रॉन्गफुल होगा। आपके पास अथॉरिटीज नहीं होगा, आपने एक्ट कर दिया, तो उस केस में एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। A wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the unemployer. कोई अगर अनऑथोराइज्ड मोड काम करता है तो उस केस में एम्प्लॉयर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जाम में इतना डीप में आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट पूछेंगे कि बताओ अगर ऐसा कोई एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड विकारियस लायबिलिटी। एग्जाम में इतना ही आएगा। ये पढ़ लो एग्जाम्पल, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप पढ़ लो, कोई इतना है नहीं उसमें, वही वापस एक्सप्लेन किया। ओहो, अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है गवर्नमेंट के ब्रिज बनते? पश्चिम बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा, पता नहीं गलती से अगर न्यूज़पेपर देखा होगा आपने कहीं, तो खाते पीते टाइम गलती से कहीं पढ़ा होगा तो देखा होगा, पिक्चर्स आते उसमें। पश्चिम बंगाल में क्या होता, ब्रिज बन रहा था, नया ही ब्रिज था। अब ब्रिज बन रहा था उस टाइम पे, वहां से लोग रास्ते से नीचे चीजें आ गए थे, ब्रिज कोलैप्स हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रिज करने वाले लोग, मतलब जो ब्रिज बना रहे थे वो लोग अलग थे, ऑन गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो काम कर रहे थे। अब फॉल्ट उनका है, पर जिन्होंने ब्रिज बनाया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जब लोगों की डेथ होती है उसके नीचे, तो गवर्नमेंट उनको अनाउंस करते हैं कि आपको 5 लाख मिलेगा। जैसे रेलवे इंसिडेंट होता है, कोई अगर मर जाता है तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस केस में आपको क्या लगता है, इट इज अ विकारियस लायबिलिटी, बिकॉज ब्रिज किसी और ने बांधा है, किसी और ने ब्रिज बनाया है। गवर्नमेंट के जो ब्रिजेस होते हैं, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का, अगर उस मेट्रो का गिर जाती है, ऐसे नहीं होना चाहिए भगवान करे, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेट्रो का ब्रिज गिर जाता है, उसमें 10-50 लोग मर जाते हैं, तो जिसने बनाया ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसको अथोराइज किसने किया? और ब्रिज बनाना, मेट्रो बनाना प्लान किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे लोग, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगता कि वो एक्ट कर रहे किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के। तो इसलिए तो गवर्नमेंट अनाउंस करता है ना 5 लाख 10 लाख, उनको इमीडिएट हेल्प करता है कि आपको 10 लाख देंगे। क्यों देंगे? वो क्यों नहीं देंगे ब्रिज बनाने वाले? इट इज द विकारियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसे क्या कहते हैं? विकारियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। द पोजिशन इन इंग्लैंड एट कॉमन लॉ द क्राउन कुड नॉट बी सूड इन टॉर्ट। जो आपको पता है ना, राजा को कभी शिक्षा नहीं दी जाती, either for wrongful other wrongs actually authorized by it or committed by its servants in course of their employment. With the passing of Crown Proceeding Act, the Crown is liable for the tort committed by its servants just like a private individual. पहले आपको पता था ना, अगर कुछ भी गलती हो जाए राजा को कभी सजा नहीं मिलती थी, उसके सर्वेंट को सजा मिलती थी। आपने देखा तो ये पहले विकारियस एक्ट तभी से आया, और ये इंग्लैंड में होता था पहले। आपने इंडिया में सब कॉपी किया जितने भी लॉज हैं। कुछ दिन को अपन भी लॉ बनाएंगे जिसमें नाम आएगा अपना नीचे से।
अक्षय भावड़े कैसा नाम लगेगा, उनके नाम कैसे होते, डोनाल्ड, उसके बाद पीटर ड्रकर, फेडरिक टेलर, उनके नाम भी कैसे बढ़िया होते हैं, अपने नाम कैसे, संगीता, दिस डेफिनेशन मेड बाय संगीता शिंदे, कैसे नाम आएंगे अलग अलग। अपने इंडियन करियर पढ़ने की अपने को आदत नहीं है, अपन जितने भी डेफिनेशन जितने भी आए नए लॉज सब फॉरेनर्स की वजह से ही आए, क्योंकि फॉरेनर्स ने आपके ऊपर रूल्स किया था अपने ऊपर। चलो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, when a case of government liability in a tort come before the courts, the question is whether the particular government activity which gave rise to the tort was a sovereign function or non-sovereign function। sovereign मतलब गवर्नमेंट का है या नॉन sovereign मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, ये पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, तभी तो स्टेट की लायबिलिटी आएगी। अब ब्रिज मेट्रो का बन गया, उसके नीचे कुछ प्राइवेट लोगों ने अपने होटल्स डाल दिए, होता है ना, देखो आइसक्रीम वाले आते हैं बड़े बड़े। अब देखो सारसबाग, पता है सारसबाग के भाग वो देखो घोड़े वाले रहते हैं, वो उसको बिठाते हैं आपको गोल इसमें, वो भी रहते हैं सब लोग उसमें, देखा ना सारसबाग के बाजू में। तो अब मुझे बताओ, जैसे मेट्रो बन गए उसके नीचे अगर ये लोग कब्जा कर लेते तो इट इज नॉन सोवर्जिन फंक्शन, ये गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है। इस केस में अगर उनसे कुछ फॉल्ट हो जाता तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता वो फंक्शन, इट इज अ नॉन सोवर्जिन फंक्शन। तो पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सोवर्जिन या नॉन सोवर्जिन फंक्शन है। It is sovereign function, it could claim immunity from the tortious liability, otherwise not. Generally, the activity of commercial nature or those which can be carried out by private individual are termed as non-sovereign functions. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी होगी इंडिविजुअल की, दैट इज नॉट अ सोवर्जिन फंक्शन, दैट इज अ नॉन सोवर्जिन। किसी और के लिए गवर्नमेंट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, कल जाके मैं वहां पे फुगे की दुकान लगा दो, फुगा बेचता हूँ नीचे, चलो 10-10 रुपए को एक मैसे फुगा करके मेट्रो के नीचे खड़ा हो, शॉप लगाओ, मैं वहां पे पान की दुकान में तंबाकू बेचता हूँ, वहां पे तंबाकू लगा के देता हूँ, लोगों को चुना लगा के देता हूँ, मैं चुना लगा तो नहीं, लोगों को तंबाकू में चुना लगा के देता हूँ, वहां पे मेरी शॉप है, मैं वहां पे बेचता हूँ, बैठा हूँ फुगे पे आखिरी में। अब उस केस में मेरे साथ कोई फॉल्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल उस केस में, इट इज नॉन सोवर्जिन फंक्शन। हाँ, अगर मैं वहां पे मेट्रो का काम करेगा कुछ और मेट्रो गिर जाती किसी के ऊपर तो उस केस में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट इज अ सोवर्जिन फंक्शन, इट इज नॉट अ प्राइवेट फंक्शन। मेट्रो बनाना मेरे घर का काम नहीं है, ब्रिज बनाना। देखो, the whole idea of vicarious liability of the state of tort committed by its servants is based on the three principle। सबसे पहले अपन ने पता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल, एसिड पर से कोई किसी और के लिए एक्ट करता है, इसका मतलब वही एक्ट कर रहा है, और सोशलाइजेशन ऑफ कंपेंसेशन। जब आपको सोशलाइजेशन मतलब क्या, जब आपकी किसी की डेथ हो जाती है तो उसको क्या दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है। चलो, आर्टिकल 300 बात करता है पोजीशन ऑफ स्टेट लायबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 300। एक 300 रुपए दो हमें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू, गवर्नमेंट खुद सू कर सकता है, या sued by the name of Union of India, and the government of state may sue or by sue। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सू कर सकता है? गवर्नमेंट को सू कर सकता है और खुद दूसरे को भी सू करवा सकता है, मतलब वो खुद केस फाइल कर सकता है और किसी और की भी मतलब अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। सू मतलब SUE, सू। Government of India or the government of state may sue or be sued in relation to their respective affairs in like cases the domination of India and the corresponding provinces। कुछ नहीं है, ध्यान रखना, स्टेट हैज द अथॉरिटी टू फाइल द केस, वो फाइल भी कर सकता है, किसी को क्लेम भी कर सकता है, सू भी कर सकता है, दैट इज आर्टिकल अंडर 300। चलो बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। क्या टाइम हुआ है, अरे बहुत जल्दी हुआ, अपना ये खत्म हो जाएगा कल। ऐसा मैं मस्ती में बोला था कि अपना कितने चैप्टर्स ये